जी, जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये जो लास्ट हम 2 2 दिन से ये जो पढ़ रहे थे हफ्ते को और सोमवार कल जो हमने एक लेसन पढ़ा था, इसके अंदर हमने ये चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था कंप्यूटर आर्किटेक्ट का। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं सुबह देख रहा था इसकी जो है कोर्स जो आपको स्मार्ट सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है, तो उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। तकरीबन ये सारा चैप्टर उन्होंने इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। शुरू के अंदर अगर आप उसमें देखेंगे तो वहाँ पे वो सारे जो है वो इसके अंदर उन्होंने चीज़ टॉपिक शामिल कर दिए हैं। उन्होंने पहले ओवरव्यू में शामिल कर दिए जितने भी टॉपिक थे सारे के सारे, और बाकी जो कुछ बचते थे उन्होंने वो एक्सरसाइज के अंदर शामिल कर दिए। लिहाजा ये सारा चैप्टर आपको करना पड़ना। लेकिन चूँकि ये पहले भी मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर से जो है वो काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन, 4 या 5 सवाल शॉर्ट क्वेश्चन आपको आते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो भी लाजमी होगा, और तकरीबन 2 या 3 जो है इसकी ऑब्जेक्टिव की शक्ल में पूछी जाती हैं। तो लिहाजा ये इंपॉर्टेंस के लिहाज से ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें जो है। और दूसरा सवाल तकरीबन अगर ये चैप्टर जो है अच्छे तरीके से कर लिया जाए तो इसके अंदर तकरीबन जो है वो 1 या 2 जुज़ें ही बचती हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, बाकी सारी कवर आपकी हो जाती हैं। तो फिर इसको अच्छे तरीके से करना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये है कि कंप्यूटर की जो है वो बनावट के लिहाज से हमने इसके अंदर ये बताना है इसके अंदर। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, आपको याद होगा उसमें अंदर हमने जो शुरू में जो बात की कंप्यूटर आर्किटेक्ट के अंदर, उसके अंदर हमने वॉन न्यूमैन जो था डायग्राम, उसके हवाले से हमने बात की थी कि वॉन न्यूमैन जो है वो एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था बेसिकली, और इसने जो है एक डिज़ाइन प्रपोज किया था कंप्यूटर मैथ से मुराद किया होगा कि उसने वो आमतौर पर बाइनरी अलजेब्रा जो है उसके ऊपर उसने काम अच्छा खासा किया हुआ था। तो बाइनरी अलजेब्रा से मेरा क्या होगा, जो कि जिसके अंदर आम तौर पर हम डिजिटल जो है वो डिजिटल कंप्यूटर के साथ डील करते हैं, जो कि आम तौर पर 0 और 1 के साथ जो है वो डील करता है। तो वॉन न्यूमैन ने जो 1951 के अंदर जो है एक मॉडल प्रपोज किया था, जिसका नाम जिसको जिसको हम कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन। स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन, तो यही शॉर्ट क्वेश्चन आपको बोलता है कि व्हाट इज द स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन, क्या होती है। तो उसके अंदर हमने ये कहा था कि सारा का सारा डाटा और इंस्ट्रक्शन जो होती हैं इसकी, ये सारी की सारी, और इसके अलावा जो इनको सबको हम लोड करते हैं किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। और मेमोरी से मुराद क्या था, रैम। रैम के अंदर इसको हम लोड करेंगे, और वहाँ से ये इंस्ट्रक्शन जो है ये क्या होती हैं, 1 बाय 1 प्रोसेस होती हैं, एक-एक करके वो प्रोसेस होती हैं, और उसके ऊपर उनको हम कहते हैं एग्ज़ीक्यूशन, ये इनके ऊपर एग्ज़ीक्यूट करवाया जाता है। तो उसने यहाँ पे ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस डिज़ाइन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिनको हम प्रोग्राम कहते हैं, और जो है वो जो डाटा आपका होता है उसको हम मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, और कंप्यूटर रीड द इंस्ट्रक्शन, और जो है सीपीयू जो आपका है, कंप्यूटर जो है उसको इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और उसके ऊपर एग्ज़ीक्यूट करवाता है। इसको इस पर जो टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डाटा, और जो है ये सिंपल डिज़ाइन था जो कि जनरल पर्पज़ के लिए जब मतलब बनाया गया था। तो इसको हम स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन जो है उसको हम आम तौर पर कहते हैं। तो फिर हमने कंप्यूटर आर्किटेक्ट की बात की थी। हमने कहा था कंप्यूटर आर्किटेक्ट क्या होता है। कंप्यूटर हमने ये बताया था कि डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर ये मुश्तमिल होता है, जो कि जो है वो सारे पार्ट्स एक एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट होते हैं, ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये होगी, द वे ऑफ कनेक्टिंग द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्ट। और उसके साथ हमने वो ड्राइंग जो बनानी है जिसमें इनपुट था, आउटपुट था, सीपीयू और मेमोरी, और जो है ये चीज़ें हमने बताई थी। अब इसको हमने एक-एक करके यूनिट्स को भी देखा था इसके अंदर। यूनिट्स की हमने बात की थी, तो हमने कहा था सीपीयू होते इसके अंदर शामिल होता है, और सीपीयू के अंदर जो है वो हमने 2 पार्ट पढ़े थे, और सीपीयू के बारे में हमने कहा था कि ये बेसिकली ब्रेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है जिसको हम कहते हैं, और जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन होती है उसको ये अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन ये प्रोसेस करता है। ये चीज़ हमने एक इसमें कही थी कि ये सीपीयू के अंदर वो सारी चीज़ें वो करेगा। तो इसके बाद इसके अंदर हमने कहा था सीपीयू के 2 पार्ट्स हैं, जैसे बेसिकली उसको हमने कहा था कंट्रोल यूनिट और दूसरा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली जो है ये वो पार्ट है जो कि कंप्यूटर के तमाम मामलात को कंट्रोल करता है। इसका मैनेजर है जो मैनेजिंग का काम करेगा, जो ऑर्गेनाइज करेगा किसी चीज़ को, उसको हमने कहा था कि ये जो है ये कंट्रोलर है, और ये जो है वो आमतौर पर जो कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, और सुपरवाइजर ऑफ द कंप्यूटर, और कंट्रोल द ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज को ये कंबाइन करेगा। जिस तरह का मैनेजर होता है, ऑर्गेनाइजर होता है, जो है वो जो है वो जिसको बॉस हम कहते हैं, वो सारी की चीज़ों को कंट्रोल ये कर रहा होगा। और इसके अंदर जो है इंस्ट्रक्शन जो है ये बताता है कौन सी की चीज़ जो है वो कब और कैसे और किसने करनी है, ये सारी इंस्ट्रक्शन होगी। अरिथमेटिक और लॉजिक, एएलयू जिसको हम कहते हैं, वो यूनिट था जिसके अंदर
अंदर हमने प्लस माइनस ज़रब तक़सीम का और कंपैरिज़न का, उसके अलावा हमने आर, एंड और नॉट वगैरह के जो है लॉजिकल जो है वो हमने इस्तेमाल करने थे। मेन मेमोरी की हमने बात की थी, हमने कहा था कि मेन मेमोरी बेसिकली जो है वो क्या होती है, जिसको हम आम तौर पर रैम कहते हैं, और ये कंप्यूटर का वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर है। जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो सारी की सारी वो सबसे पहले किसके अंदर आती हैं, हार्ड डिस्क के या किसी जगह से जो हम कीबोर्ड से देते हैं, वो सारी की सारी पहले रैम के अंदर आएँगी और रैम से आगे जो है वो सीपीयू के अंदर वहाँ पे चली जाती हैं और सीपीयू के अंदर जाने के बाद जो है उसको हम जो है उसको यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो हमने उसमें देखी थी कि रैम जो है ये बेसिकली वर्किंग एरिया होता है कंप्यूटर। आज उसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। फिर हमने कहा था कि इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर इनपुट और आउटपुट यूनिट लगे होते हैं, जिसके जो कि जो है कंप्यूटर के साथ मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। कीबोर्ड लगा होगा, माउस लगा होगा, आपके पास स्पीकर लगे होंगे, आपके मॉनिटर इसके साथ लगे होंगे, प्रिंटर इसके साथ अटैच होगा। तो ये जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, इन सबको पेरिफेरल डिवाइसेज़ कहते हैं। तो इनपुट यूनिट जो है ये बेसिकली इनके साथ जो डील करेगा वो हमारा इन आईओ यूनिट कहलाता है। बस जो बस इंटरकनेक्शन था वो हमने बताया था कि ये वो पार्ट है जो कि कंप्यूटर के मुख्तलिफ पार्ट्स को जो है वो जोड़ता है थ्रू द वायर, जो है वो सेट ऑफ वायर्स। तो ये देखिए वायर्स का जो सेट है, इसको हमने जो ये कहते हैं इसको हम बस कहते हैं। तो बस जो है ये बेसिकली डाटे को, इंस्ट्रक्शन को जो है वो लेके जाती है चीज़। तो ये हम मुख्तलिफ पार्ट्स को जोड़ने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उसको हमने बस इंटरकनेक्शन का नाम दिया था। फिर हम कल ने हमने डिटेल के साथ सीपीयू की बात की थी कि सीपीयू बेसिकली ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है और उसके अंदर हमने ये बताया था कि ये बेसिकली सब कुछ जो सीपीयू आपके पास होता है, इसको आमतौर पर माइक्रोचिप भी कहते हैं। ये वाली चीज़ जो है ये माइक्रोचिप कहलाती है। ये पीछे सर से और ये फ्रंट साइड पे इसको माइक्रोचिप कहते हैं। तो अगर अगर जो है 2 सीपीयू जो है एक चिप के ऊपर बना दी तो उसको हमने एक नाम दिया था डुअल टू कोर सिस्टम का। और अगर 4 बना दी तो उसको हमने कहा था हमने क्वाड कोर सिस्टम कहते हैं। यानी 4 प्रोसेसर जो होते हैं वो एक जगह पे काम करते हैं। यानी इसका मतलब ये होगा कि सीपीयू की स्पीड जो होगी वो 4 गुना होगी, इसकी स्पीड 2 गुना होगी। तो ये जो है क्वाड टू कोर, डुअल टू कोर, ये स्क्वाड जो क्वाड टू क्वाड वगैरह जो है जितने भी सिस्टम आपके पास आ रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे आजकल जो है वो उसके अंदर ये क्वाड करते हैं। आजकल आपके पास कोर आता है, कोर i3, कोर i5, i7, i9। तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे जो है ये हिस्सा जो है वो कोर कहलाएगा। आपको याद होगा कल हमने इसके अंदर थोड़ा-सा बताया था कि कोर से मुराद क्या होगा। तो हमें सीपीयू के अंदर जो ये मुख्तलिफ पार्ट्स जो मौजूद होते हैं उसके अंदर हमने कहा था कि ये जो है ये कोर है। ये देखें, ये आपको बता रहा है CORE कोर, ये कोर 1, 2, 3, 4, ये जिसमें 4 4 कोर i4 हो जाएगा, इस तरह 5 हो जाएगा, सिर्फ 6 हो जाएगा। आजकल कोर i9 तक जो है वो सिस्टम जो है बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है सिस्टम आजकल जो है ये दस्तयाब हैं, जो कि हमने कल इसके अंदर ये चीज़ें देखी थी। तो ये हमने कहा था कि ये जो उसकी स्पीड को शो करता है और सीपीयू के 2 पार्ट्स थे। हमने कहा था कि एक हिस्सा जो है वो इसको आम तौर पर सीयू कहते हैं और दूसरे को एएलयू कहते हैं। ठीक है? तो ये जो एएलयू जो है ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट था और कंट्रोल यूनिट जो है इसने कंट्रोल कंप्यूटर के तमाम मामलों को कंट्रोल करना था। कंट्रोल यूनिट आल्सो कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन को भी ये कंट्रोल करता है और इंस्ट्रक्शन को ये लेता है, उसके ऊपर जो है वो अमल अमल करवाता है, उसके बाद उसको दोबारा से इसको सेव भी करता है। हमने कहा था कि इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर जो है सीपीयू के अंदर एक और चीज़ मौजूद होती है जिसको हमने कहा था कि जो कि पार्ट ऑफ सीपीयू तो नहीं है, लेकिन जो उसके साथ जो उसकी मदद करता है, वो क्या होता है जिसको हम कहते हैं क्लॉक सिग्नल जो है ये जारी करता है। तो बेसिकली कंट्रोल सिग्नल का काम क्या होगा? कंट्रोल सिग्नल ये कोऑर्डिनेट होगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ इनसाइड द सीपीयू और ये आम तौर पर जो है ये सिग्नल को कंट्रोल भी करेगा। सिग्नल क्या होती हैं? टिकें होती हैं, जो कि आम तौर पर टिक, 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 टिक इस तरह की ये चीज़ें जो होंगी, जिस तरह हमारा दिल जो है हरकत करता है और हमारा मामले चलते हैं जिस्म के और ज़िंदगी के। तो यही चीज़ जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो क्लॉक सिग्नल जो है वो टिकें जारी करता है, सिग्नल पल्सेस जारी करता है, जो कि हज़ारों करोड़ों की मिकदार के अंदर 1 सेकंड के अंदर होती हैं। जितनी ज़्यादा पल्सेस ज़्यादा होंगी, जितनी ज़्यादा टिकें ज़्यादा वो जारी करेगा, उतनी ही उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। तो आम तौर पे ये मिलियन करोड़ों में और जो है वो लाखों करोड़ों के अंदर जो है ये पल्सेस जो है 1 सेकंड के अंदर ये जारी करनी होती है इसने। तो इसके लिए एक स्पेशल यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो एक लगा होता है सिस्टम के अंदर, जिसको हम सिस्टम क्लॉक भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि जो है वो आम तौर पर टाइमिंग को भी कंट्रोल करता है। कोई चीज़ जो है वो कितनी तेज़ी के साथ और कब करवानी है उसको हमने कंट्रोल से कराया था। तो आम तौर पर इसके जो है वो मुख्तलिफ किस्म की ये करेगा। ये इसके अंदर जैसा एक लिहाज से जो है वो अगर देखा जाए तो ये हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी मौजूद है, इसको कहते हैं। और जो है वो उसमें हर टिक जो होती है उसको हम आम तौर पर
जो है उसको क्या कहते हैं, क्लॉक साइकिल कहते हैं, क्लॉक साइकिल। यानी जो है वो जितने नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल होंगे या जितनी 1 सेकंड के अंदर जितनी टिकें होंगी, उनको आम तौर पर उसकी क्लॉक स्पीड भी कहते हैं इसको, ठीक है? तो ये जो है वो आम तौर पर जो है एक एक जो है वो टाइम जिसमें अगर इसको क्लॉक सिग्नल की अगर डेफिनिशन हम देखिए, तो उसमें लिखेंगे जो है वो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम वो लेगा उसको आम तौर पर क्लॉक साइकिल कहते हैं, ठीक है? इसी वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो गई है। तो ये जो है आम तौर पर कंट्रोल्स यूनिट एक किस्म का नर्वस सिस्टम है, जिस तरह आसापी निज़ाम इंसान का होता है, उस तरह का एक जो है वो नर्वस सिस्टम जो है ये मौजूद है। उसके अलावा हमने एएलयू की बात की थी, हमने कहा था एएलयू जो है ये बेसिकली अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, उसके अंदर जो है ये काम हमारे होते हैं प्लस माइनस, ज़र तक़सीम और लेस देन ग्रेटर देन और आर एंड और नॉट जो है। इसके अलावा हमने कल बताया था कि सर्चिंग का काम भी इसके अंदर होता है। ये सर्चिंग जो है वो भी इसके अंदर हो रही होती है इसके अंदर। तो सर्चिंग एक लिहाज से वो चीज़ होती है। ये कंट्रोल यूनिट जो है इसने क्या करेगा, इट कंट्रोल एंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर, सुपरवाइज फ्लो ऑफ डाटा विद इन द सीपीयू, डायरेक्ट द फ्लो ऑफ डाटा विद इन द सीपीयू, ट्रांसलेट डाटा टू द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल, ट्रांसलेटर डाटा, ये मुख्तलिफ किस्म के इसके काम हो गए इसके अंदर। तो ये हमने बताया था कि बेसिकली ये रैम जो आपका सीपीयू होता है उसके अंदर ये पार्ट्स लगे होते हैं इस तरीके से, ये सारे के सारे जिनको हम आमतौर पर बसेस कहते हैं, ये जो इनको कहते हैं रजिस्टर कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ तरह के काम जो है वो डाटे को स्टोर करते हैं। ये पढ़ेंगे हम डिटेल के साथ जाकर, ठीक है? आगे हमने इसमें अंदर जो है वो मुख्तलिफ कंपोनेंट की बात की थी। हमने कहा था कि ये जो एएलयू है, सीयू है, इसके अंदर सिस्टम क्लॉक होता है और सिस्टम क्लॉक जो है एक किस्म का जो है वो चिप होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि आमतौर पर कंट्रोल टाइमिंग को कंट्रोल करेगा और आमतौर पर जो है वो टिकें जो है वो जारी करेगा, टिक जो है ये जारी करेगा। इसके अंदर जो है वो हमने इसके अंदर एक और बात की थी को प्रोसेसर की। हमने कहा था को प्रोसेसर क्या होता है, जो प्रोसेसर का हिस्सा नहीं होता लेकिन एक्स्ट्रा प्रोसेसर कह लें, कि प्रोसेसर के साथ एक और प्रोसेसर हम लगा देंगे जो कि जो है वो मखसूस काम करेगा। मतलब ये देखिए जिसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैथ को प्रोसेसर ये वाली जो है, तो मैथ को प्रोसेसर जो है ये वो पार्ट है जो कि आमतौर पर मुश्किल किस्म के मैथमेटिक्स क्वेश्चन जो है अगर वो करने हों तो उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है ये मैथ को प्रोसेसर, ये नहीं, ये एक्स्ट्रा प्रोसेसर है जो कि जो है वो मैथमेटिक्स काम या दूसरे प्रोसेसर के काम जो है वो करेगा। तो ज़रूरी है कि मैथ ही हो, कुछ और भी हो सकता है, बेशुमार चीज़ें होती हैं जो कि हमने रूटीन के बेस पर जो है वो बार-बार करनी होती हैं, तो वो मैथ को प्रोसेसर को होता है मददगार, मदद करने वाला, प्रोसेसर की मदद करने वाला। फिर हमने कहा था कि इसके अंदर बनाने वाली कंपनीज़ कौन सी हैं, इंटेल है, एएमडी है, आईबीएम है, तो मुख्तलिफ किस्म के अदारे जो है इसको बनाते हैं और मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसर को उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। तो इसके बाद ये हमने उसकी बताई थी कि ये चीज़ जो है वो क्या होती है। ठीक है? तो ये जो है वो हमने इसको मतलब कहा था कि आम तौर पर प्रोसेसर के अंदर जो एक और चीज़ लगी होती है जिसको हम कूलिंग कहते हैं। उसके ऊपर जो फैन लगा होता है, वो कूल करता है उसको, फैन या ट्यूब्स होते हैं इसमें होती हैं जो उसको ठंडा रखती है। एक देखिए एक सवाल आपके ज़हन में आता होगा कि भई ये जो आपका मोबाइल है, ये आपके टैब्स हैं, इनके अंदर फ़ैन कहाँ पे लगा होता है? इनके अंदर कभी आपको जो है उसकी आवाज़ या स्पीड उसकी सुनाई दी फ़ैन की? तो वो जो है वो उसके बारे में कोई पूछ सकता है मन से, तो इसका जवाब ये है कि देखें जो आपका मोबाइल है ये बड़ी बहुत ही माइनर सी जो है वो वोल्टेज इस्तेमाल करता है, ठीक है? इसकी तवानाई जो है वो बहुत थोड़ी इस्तेमाल करेगा, लिहाज़ा जब ये तो बहुत थोड़ी तवानाई इस्तेमाल करेगा तो ये प्रोसेसर आपका जो है उसको जो है वो आम तौर पे इतना हीट अप नहीं होता, इतना ज़्यादा हीट अप नहीं होता। तो अगर इस तरह की सूरत-हाल होगी तो फिर इसको ठंडा रखने के लिए हमें एक्स्ट्रा फ़ैन या फ़ैन उसके ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर जो है वो उसको आम तौर पर अगर आप देखे होंगे जब जब बहुत ज़्यादा आप काम कर लें तो ये थोड़ा गर्म होता है और इसकी बॉडी से ही जो है हीट जो है वो निकलती है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी देर बाद ये ठंडा हो जाता है। इस तरह की ये चीज़ें होती हैं, तो लिहाज़ा कोई अगर आपसे ये सवाल करे कि भई जी मोबाइल के अंदर या टैब के अंदर ये ठंडा रखने का सिस्टम क्यों नहीं है, फ़ैन क्यों नहीं लगा हुआ? तो यहाँ पे इसके अंदर जो फ़ैन की ज़रूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि ये बहुत जो एनर्जी है वो बड़ी थोड़ी इस्तेमाल कर रहा है, वोल्टेज बड़ी थोड़ी इस्तेमाल कर रहा है, इस वजह से इसके अंदर जो है एक्स्ट्रा फ़ैन लगाने की जो है ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं आज के लेसन के ऊपर जिसको हम कहते हैं मेन मेमोरी। तो मैंने जिस तरह कल भी आपको बताया था कि जब हम मेन मेमोरी की बात करेंगे उस सूरत में, तो उस सूरत में हमेशा क्या ली जाएगी, उससे मुराद क्या ली जाएगी? उससे मुराद ली जाएगी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वाली जो है रैम, इससे मुराद ये ली जाएगी, ये वाली चीज़ है ये, इसको लिया जाएगा, ये रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मेमोरी से मुराद क्या होगा? इसकी इसकी हम डेफिनिशन देखें, आपकी बुक पे क्वेश्चन नंबर 4 है ये।
ये वाला सवाल मेमोरी लिखा हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके बारे में हम देखते हैं। तो उसने कहा यानी जब क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे तो उसके अंदर आप देखते हैं ये रैम जो है ये आमतौर पर आप ये ने यहाँ पे लगाने थे। अब यह इस मदरबोर्ड के अंदर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 रैमें इसके अंदर लगाई जा सकती हैं। इसके अंदर ये दरमियान के अंदर ये आपको लाइन से नज़र आ रही है, इसको हम आमतौर पर कट कहते हैं। ये जो कट होता है ये रैम के अंदर जो है यहाँ पे देखें ये आपको हल्का-सा कट आपको नज़र आ रहा है। ये वजह ये कट जो है रैम के अंदर ये उसकी मुख्तलिफ किस्म की जो है वो उसकी मॉड्यूल्स को शो करता है कि ये रैम जो है कौन-सी है, सिम है, डिम है, रिम है, कौन-सी रैम है। तो ये रैमों की ये मुख्तलिफ किस्म की फ़ॉर्म है, जो अभी हम इसमें देखते हैं कौन-कौन सी फ़ॉर्म इसके अंदर मौजूद है। तो रैम के ऊपर बारे में हम शुरू करते हैं कि रैम क्या करती है। उसकी जो है वो रैम मेमोरी यूनिट जिसको हम कहते हैं मेमोरी कंपोनेंट या मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर जो है ये क्या होती है। तो ये देखें रैम जो है ये इसके बारे में हम उसमें अब पढ़ने जा रहे हैं रैंडम। तो रैम के बारे में बुक में अगर आप देखेंगे तो उसने कहा है रैम एक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर वो कंपोनेंट है व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड मेमोरी। जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है उसको हम आम तौर पर क्या कहते हैं मेमोरी कहते हैं। और हर पर्सनल कंप्यूटर के अंदर मेमोरी जो है वो मौजूद होती है। पर्सनल कंप्यूटर जितने भी होंगे बल्कि इवन कि आपके जो आपके पर्सनल मोबाइल की शक्ल में हो, टैब हो, वहाँ पे भी रैम जो है ये मौजूद है। तो इन सब के अंदर रैम वो बाज़ औक़ात वो रैम जो है वो चिप की शक्ल में होगी और वहाँ पे रैम इस तरह की शक्ल जिस तरह की आपको नज़र आ रही है इस तरह की रैम नहीं होगी, लेकिन वो चिप की शक्ल में रैम जो है वो होती है। चिप जो है मतलब क्या होगा, एक जो है वो इस तरह का डब्बा सा बॉक्स सा लगा होगा, उसके ऊपर वो इसको रैम के तौर पर लिया जाएगा। तो उसमें आप उसमें क्या होगा कि ये जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर भी रैम मौजूद होती है। और प्रोग्राम जो है वो हम जिस तरह मैंने पहले बताया, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो जो भी आपका डाटा होगा, आपका जो प्रोग्राम होगा, आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो सारे के सारे रैम के अंदर लोड होते हैं। ठीक है? आप कहेंगे जी रैम तो बड़ी उसकी कैपेसिटी थोड़ी होती है, इसके अंदर सारा कुछ तो लोड हम नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। रैम की कैपेसिटी थोड़ी होती है, मतलब फ़र्ज़ करें 4 जीबी की आपने रैम कही, तो विंडो आपकी तो वो बहुत बड़ी है, 17-18 जीबी की रैम विंडो है। तो वो सारी की सारी लोड नहीं होती। लिहाज़ा इसके अंदर क्या होगा कि जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो ऑटोमैटिकली खुद ब खुद आहिस्ता-आहिस्ता इसके अंदर लोड रहती है, वो सारी चीज़ें जो है लोड पे नहीं होती। सारी चीज़ें इसके अंदर लोड जो है वो नहीं होगी। जितनी चीज़ों को हम ऑन करते जाएँगे, वो चीज़ें इसके अंदर लोड होंगी, बाकी चीज़ें हार्ड डिस्क में पड़ी हुई हैं, मेमोरी में पड़ी हुई हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। तो यहाँ पे रैम जो है उससे मेरा क्या होगा, यानी जो हमने कहा था कि जो जब कंप्यूटर को हम ऑन करेंगे, तो आपका डाटा, आपके प्रोग्राम और आपकी जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, जिनसे हम काम ले रहे हैं, वो रैम के अंदर लोड हो जाती हैं। और यहाँ से रैम से आगे डाटा ट्रांसफ़र होता है किसके अंदर? प्रोसेसर के अंदर। डाटा प्रोसेसर के अंदर होगा, लोड होगा और उस प्रोसेसर उसके ऊपर काम करेगा और जो भी उसका रिज़ल्ट निकलेगा, तो वो दोबारा रैम के अंदर लेके आएगा। और फिर उसके बाद इस यहाँ से कंट्रोल यूनिट जो है, यहाँ से डाटा शिफ्ट कर देता है किसको? आउटपुट को। आउटपुट को ये चीज़ है वो शो कर देता है। अब देखिए कंप्यूटर मेमोरी की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है ये मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी जो है वो आम तौर पर 2 तरह की है। एक आपकी प्राइमरी मेमोरी है और एक आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आप देखेंगे तो इसमें रैम और रोम आ जाता है। तो रैम के अंदर इसकी बात करेंगे इसमें एसरैम है और डीरैम है, ये कि हम पढ़ेंगे। उसके अलावा इसमें एमरैम भी है इसके अंदर, ये 3 तरह की रैम्स होती हैं। तो यहाँ पे एक और का हम इज़ाफ़ा कर देंगे इसके अंदर। तो रोम जो है ये बेसिकली जो है ईप्रोम प्रोग्राम है, ईप्रोग्राम है और ईईप्रोग्राम है। ये 3 तरह की रैम्स जो है मौजूद होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी स्टोरेज है इसमें हार्ड डिस्क है, फिर जो है वो जो सॉलिड स्टेट जो है वो हार्ड डिस्क आपकी आती है, सीडी इसमें आता है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप वगैरह है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी फ्लैश है, ये जो आपके पास मेमोरी कार्ड इसमें आ जाते हैं हमारे, ये बेशुमार चीज़ें जो है वो हमारे पास आ जाती हैं सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है रैम के अंदर। तो यहाँ पे रैम के अंदर एक और का जो एसरैम, डीरैम और एमरैम का हमने यहाँ पे एक एक एमरैम का भी इज़ाफ़ा कर लीजिएगा इसके अंदर एमरैम का। ठीक है? ये देखिए रैम, डीरैम, एसरैम और एमरैम जो है ये 3 तरह की रैम्स मौजूद थी। ये इनका कंपैरिज़न भी मैं ये जो है वो एक स्लाइड पे बताया हुआ है आपको कि ये किस तरह का होता है। ये जिसकी जो है वो मॉड्यूल्स कहलाते हैं, सिम, डिम और इसके अलावा एक और चीज़ जो होती है इसको हम रिम भी कहते हैं, RIM रिम जो है वो भी एक मॉड्यूल मॉड्यूल होता है। ठीक है? अच्छा,
तो ये जो है ये बेसिकली रैम के बारे में हम देखते थे। तो हमने ये कह रहे थे कि प्रोग्राम फर्स्ट लोडेड, तो हमने कहा कि प्रोग्राम सबसे पहले रैम में लोड होंगे, रैम से आगे जो है सीपीयू में जाएँगे और सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट उसको जो है आउटपुट के ऊपर मुंतकिल करता है। तो ये जो है वो रैम के अंदर, तो लिहाज़ा रैम एक लिहाज़ से आपका वो पार्ट है जो बड़ा नेसेसरी है और एक किस्म का वर्किंग एरिया है। यानी जिसका ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर चीज़ें लिखते हैं, मिटाते हैं, फिर लिखते हैं, फिर मिटाते हैं। तो ये क्या होगा, प्रोग्राम लोड होगा, फिर उसको जो है वो हम इरेज़ करेंगे, फिर उसके बाद रीलोड होगा, फिर उसके बाद दोबारा इरेज़ कर देंगे। ये काम सारे के सारे रैम कर रही होती है। तो रैम बेसिकली वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मतलब क्या होता है? कच्ची, कच्ची जिसके अंदर डाटा लिखा आर्ज़ी तौर पर लिखा जा सकता है, उसको मिटाया जा सकता है और जो ही इसमें से फ़र्ज़ करें लाइट चली जाती है, लाइट बंद हो जाती है, वोल्टेज बंद हो जाते हैं, तो फिर इसमें जो भी डाटा होगा वो सारा का सारा ज़ीरो पे चला जाएगा, वॉश हो जाएगी, खाली हो जाएगी, ये वाली चीज़ जो है एम्प्टी हो जाएगी। तो लिहाज़ा हम कहेंगे डाटा एंड द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन आल्सो स्टोर्ड इन द मेमोरी। द मेन मेमोरी इज़ आल्सो कॉल्ड द वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्किंग एरिया है, यानी कंप्यूटर के काम करने की जगह जो है ये रैम है इसको में, और कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विद द रैम। अब इसके अंदर अगर आप इसमें देखेंगे तो मैंने बताया कि रैम के अंदर जो है ये क्या होगा, रैम के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो वगैरह सारी आ जाएगी, इसके अंदर डाटा आपका आ जाएगा और जो भी प्रोग्राम आपने खोलना है वो खोल जाएगा। मतलब आपने गाना सुनना है तो एप्लीकेशन वो प्रो खुल जाएगी, आपने वर्ड में काम करना है तो वो उसमें वो चीज़ खुल जाएगी। तो ये चीज़ इसमें रैम में लोड होती है। अब इसकी रैम के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि रैम होती किस तरीके से है। तो रैम बेसिकली अगर देखा जाए तो वॉश बेशुमार सेल्स का ये मजमूआ है। बेशुमार नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं इसके अंदर वो मौजूद होते हैं। तो ये देखिए हाउ डज़ मेमोरी होगा, व्हेन द कंप्यूटर इज़ ओपन इट इज़ लोडेड फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू द प्राइमरी मेमोरी बिकॉज़ प्राइमरी मेमोरी इज़ एक्सेस्ड फास्टर एंड ओपन प्रोग्राम विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर प्रोसेसर एट क्विकर स्पीड। बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ से डाटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं और ले सकते हैं। मेमोरी जो है ये वोलाटाइल होती है व्हिच मीन द डाटा इज मेमोरी इज स्टोर्ड इन द टेम्परेरी वंस द जब वो कंप्यूटर डिवाइस इज टर्न्ड ऑफ द स्टोर्ड डाटा जो होगा उसके अंदर से निकल जाएगा, उसको वोलाटाइल कहते हैं। और ये जो है वो आमतौर पर जिसमें डाटा खत्म हो जाता है। व्हेन द फाइल इज सेव्ड इट विल बी सेंड टू द सेकेंडरी मेमोरी फर्स्ट। और जिस तरह मैंने कहा था कि जब से उसको सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में अंदर चला जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी मेमोरी जो है वो आजकल दस्तियाब है। टाइप ऑफ मेमोरी की हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो है रैम जो है हमारी मुख्तलिफ तरह की रैम्स मौजूद होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं रैम की। जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि रैम बेसिकली जो है वो छोटे-छोटे सेल्स पे मुश्तमिल होती है, जो मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं उसके अंदर मौजूद होती है। द मेन मेमोरी जो स्ट्रक्चर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है ये वाला कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन मेमोरी। स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी क्या होती है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में इसको देख लीजिएगा। द मेन मेमोरी ऑफ यूज्ड इन द मॉडर्न कंप्यूटर इज बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ चिप। कहते हैं ये चिप की शक्ल में होगी, ये जो है चीज़ आपको नजर आई ये चिप है, चिप की शक्ल में ये मौजूद होगी। द चिप इज मेड अप ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिसको सेमीकंडक्टर मटेरियल से जिसको बनाया जाता है। द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर जो कंसिस्ट ऑफ द थाउजेंड और इवन द मिलियंस ऑफ सेल, यानी लाखों की मिकदार के अंदर यहाँ पे सेल्स होते हैं, खाने होते हैं, डब्बे होते हैं। ईच सेल कैन स्टोर ए बिट। हर सेल जो होता है, एक खाना जो होगा वो एक बिट को स्टोर करेगा। बिट्स में क्या होगा, या तो जीरो को स्टोर करेगा या वन को स्टोर करेगा। कंप्यूटर में डाटा जो होगा वो जीरो और वन की शक्ल में वो स्टोर करेगा, बिट को स्टोर करेगा। ये बिट जो है वो रिप्रेजेंट 0 और 1 को शो करता है। दीज सेल्स आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू द ग्रुप। इन सेल्स को आम तौर पर ग्रुपों की शक्ल में बांट देते हैं। 8-8 का ग्रुप बना लेंगे हम। 8-8 का ग्रुप जो है ये यहाँ पे हम उसके अंदर बनाएंगे और इसको अर्थ उसको क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। ये आपकी बुक में एक फिगर भी बनी हुई है 0101 की शक्ल में, ये इसको जरा चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका है 4 उसके अंदर। ठीक है, तो ये आम तौर पर ये जो आपको जो होंगे सेल होंगे उनको 8-8 के ग्रुप के तहत उनको हम अरेंज करेंगे इसके अंदर। कहते हैं ईच बाइट इन द मेमोरी हैज द यूनिक नंबर ऑफ यूनिक नंबर असाइन टू। कहता है हर जो आपका सेल होगा उसको, यानी हर जो आपका जो मेमोरी का जो ब्लॉक होगा उसको एक खास नंबर हम देंगे। दिस नंबर इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ द दैट बाइट। उस बाइट का वो एड्रेस जो है वो होते हैं। जब हम कंप्यूटर में कोई चीज़ डालते हैं तो ये जो मैप कंट्रोल यूनिट को पता होता है कि वो चीज़ उसने किस जगह पे रखी है। तो ये इसका एड्रेस जो होगा वो आपको नजर आ जाए, पता लग जाएगा। द स्कीम ऑफ द अरेंजिंग द सेल इन द बाइट्स इज शोन इन द फिगर। ये फिगर नीचे बताई हुई है। आप देखेंगे रैम के अंदर जो है लाखों करोड़ों सेल्स हैं और ये 8-8 के डब्बे बने हुए हैं यहाँ पे उसको बुक के अंदर जो है। ठीक है, तो ये आमतौर पर इसके अंदर ये चीज़ आती है। बाकी जो है इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है कि हाउ
जो है वो डाटा विल बी असेस फ्रॉम द मेन मेमोरी। डाटा मेमोरी से, मेन मेमोरी से कैसे हम हासिल करेंगे। तो अगर आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट जो है उसके अंदर जो है वो आमतौर पर जो है उसमें कहता है असेसिंग डाटा इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से डाटे को हमने कैसे हासिल करना है, ये इसमें लिखा हुआ है। कहता है एक्चुअली द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज व्यूड एज द कलेक्शन ऑफ बाइट्स। कहता है जो आमतौर पर जो मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर जो होती है वो उसको बाइट्स की कलेक्शन के तौर पर लेते हैं, जो कि किसी खास तरतीब के तहत लिखते हैं। यानी क्या मतलब होगा कि कंप्यूटर जो मेमोरी होती है वो मुख्तलिफ सेल्स पे मशरूम होती है, और आठ आठ सेल्स को मिलाकर जो है वो एक एक हम ब्लॉक बना देते हैं। और जो है ये आमतौर पर उसको जब हम देखते हैं तो हर सेल, जैसे मैंने बताया कि हर ब्लॉक का एक अपना एड्रेस होगा। वो ब्लॉक जो है उसको हम उसके मुताबिक देखते हैं कि फलां नंबर पे फलां चीज़ पड़ी हुई है, उसको उस ब्लॉक में से फलां चीज़ मौजूद है, ये चीज़ होगी। तो उसने कहा एक्चुअली द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज viewed as the collection of bytes arranged in order। यानी collection of bytes है, बाइट्स का ये मजमूआ है जो कि किसी तरतीब के मुताबिक उनको अरेंज किया गया है। सीपीयू कैन असेस एनी बाइट फ्रॉम द मेन मेमोरी बाय स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस। सीपीयू किसी वक्त भी बता सकता है कि फलां जगह पे फलां चीज़ पड़ी हुई है, उसको ले मंगवा लो, या उसको हासिल करने की वो कोशिश करता है, वो उसको एड्रेस का पता होता है। यानी ये एड्रेस रजिस्टर जो होगा ना आपका सीपीयू के अंदर, एड्रेस रजिस्टर, उसके अंदर ये उसका एड्रेस भी पता होता है कि ये जो है वो चीज़ फलां चीज़ किधर है, वो पड़ी हुई वो चीज़ उसका एड्रेस भी होगा। उसको हम यहाँ पे मैंने जैसा बताया आपको कि सीपीयू के अंदर यहाँ पे एड्रेस रजिस्टर भी होता है। एड्रेस एक रजिस्टर होता है जिसको हम कहते हैं, ये रजिस्टर हम पर देखते हैं ना, ये रजिस्टर। तो रजिस्टर के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो रजिस्टर जो है ये स्मॉल मेमोरीज होती है इनसाइड द सीपीयू, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये सीपीयू के अंदर एड्रेस के अंदर ये चीज़ों का सेल का एड्रेस पड़ा होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ द जो मेन मेमोरी कैन बी असेस्ड डायरेक्टली और रैंडमली। कहते हैं डाटा इसके अंदर जो है वो हम मुख्तलिफ तरीके से हासिल करते हैं। इसको डायरेक्ट भी हासिल कर सकते हैं और रैंडमली। रैंडमली अपनी मर्जी के मुताबिक उसने जहाँ पे भी रखा होगा वो उसको हासिल करेंगे। तो ये दो तरह के इसके अंदर होते हैं। असेसिंग एनी पार्ट ऑफ द मेमोरी टेकन इक्वल अमाउंट डाटा। फर्क है, डाटा आपका यहाँ पे है, डाटा आपका यहाँ पे है, डाटा आपका यहाँ पे है, तो इसके लिए इक्वल टाइम उसने कहा ये टाइम जो है वो लेगा। इसमें भी ज़रूरी नहीं कि अगर डाटा दूर पड़ा हुआ है तो वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो ये चूँकि ये सब चीज़ें मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं, तो उसने कहा इक्वल टाइम जो है ये लेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। मेन मेमोरी इज़ वेरी फास्ट, बड़ी फास्ट होती है टू असेस द डाटा एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टोरेज डिवाइसेस। इसके मुकाबले में जो हार्ड डिस्क होती है, फ्लैश, वहाँ से डाटा ज़रा आसान आता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये डाटा बड़ी तेज़ी के साथ हम उसको हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लाइक द मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल डिस्क जो है। इट इज़ बिकॉज़ द मेन मेमोरी इज़ डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी मैकेनिकल मूवमेंट। इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हरकत नहीं है, कोई सीढ़ी चलती नहीं है, कोई मूवमेंट वगैरह आपको नज़र नहीं आ रही। लिहाज़ा इस वजह से इसको हम आम तौर पर क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको हम कहते हैं। अब इसके अंदर जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बाइट्स का है, एड्रेसिंग मेमोरी है। ये मिलियंस ऑफ सेल जिनको हम एक-एक ब्लॉक बनाएँगे उसको बाइट की शक्ल दे देंगे। और मेमोरी असेस टाइम, यानी टाइम जिसमें टाइम लेके लेगा, जितना टाइम वो एक डाटे को असेस करने के अंदर लेगा, डाटे तक पहुँचने के लिए लेगा, किसी सेल तक पहुँचने के लिए लेगा, उसको क्या कहते हैं, मेमोरी असेस टाइम कहते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ आपको मैंने दिखा रहा हूँ, ये वाली, ये सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि इसके अंदर आमतौर पर मेमोरी के अंदर, मेमोरी के स्ट्रक्चर के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और मिलियंस ऑफ सेल के अंदर इनको हम जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं बाइट्स की शक्ल में। और फिर जो है इन सेल के अंदर जो डाटा पड़ा होता है, जब उनको हम उन तक पहुँचते हैं, तो ये जो टाइम जितना लगेगा उसको हम कहते हैं मेमोरी असेस टाइम। मेमोरी असेस टाइम क्या है। और हर मेमोरी का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट साइज़ की जो मेमोरी दस्तियाब है। आमतौर पर जो पहले बड़ी छोटी होती थी, जो है 2 की, 4 की, 8 की हो गई, फिर जो है 16 की हो गई, 32 की हो गई, 64 की हो गई, फिर 128 की हो गई। 128 की काफ़ी दफ़ा फिर उसके बाद 128 के बाद जो है वो आमतौर पर 256 की रैम में मिलती थी, 512 की मिलती थी, फिर 1 गीगा की हो गई, और आजकल तकरीबन जो है 512 की तो कम ही मिलती हैं, लेकिन जब 1 गीगा से शुरू कर लें, और उसके बाद इसमें जो है वो 4 जितनी भी लगानी चाहते हैं उसके अंदर हम लगा सकते हैं। तो जो बड़े कंप्यूटर उसके अंदर ये इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो आपके मोबाइल पे जो अक्सर देखा जाए उसके अंदर भी आमतौर पर हम 4 की रैम को कंसिडर करते हैं कि जी 4 की रैम उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि वो डाटा जल्दी से वो प्रोसेस करे। अब टाइप ऑफ मेमोरी जो है ये आमतौर पर 2 तरह की होती है। एक आपकी रैम होती है और दूसरी होती है रोम। ये मेमोरी की 2 टाइप्स हैं। तो रैम जो है अभी इसकी हम बात कर रहे हैं, वो जिसको हमने कहा कि वो वोलाटाइल होती है, कच्ची, जिस जो टेम्परेरी तौर पर डाटा जो उसके अंदर जो है वो सेव होगा, इसको हमने कहा।
तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप उसमें देखेंगे तो यहाँ पे 5 क्या है, रैम को इसने स्टैंड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड द टर्म यूज फॉर द मेन मेमोरी इज द रैम। और रैम जो है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, बिकॉज जिसको उसको डाटा को किसी डायरेक्टली तौर पर भी हम किसी जगह से भी हासिल कर सकते हैं। और रैम इज आल्सो नोन एज द प्राइमरी स्टोरेज भी इसको कहते हैं। और ये क्या करती है, मौजूदा डाटा को रखेगी, ये जो है वो इनपुट को डाटा को रखेगी, वर्किंग जो जिस पे काम कर रहे हैं उसके अंदर रखे उसको डाटा को रखेगी, और उसके अलावा जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको भी ये अपने पास जो है वो स्टोर करके रखती है। तो रैम को हम आमतौर पर वोलाटाइल मेमोरी जो कहते हैं, यानी एक किस्म का ब्लैक बोर्ड है जिसके ऊपर हम लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और री राइट कर सकते हैं। चार काम कर लें, राइट करना, रीड करना, उसको जो है वो इरेज करना, क्लियर करना, या उसको जो है री राइट करना। ये सारे काम रैम के अंदर हम कर सकते हैं। तो रैम को अंदर रीड राइट मेमोरी भी इसको हम आमतौर पर कहते हैं। और इसके अंदर जितना टाइम उसको लेगा, जिसके अंदर अमाउंट ऑफ रैम जो है वो उसको हम आमतौर पर इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर आमतौर पर जो है वो जो इसकी अगर स्पीड की हमने बात की, तो हम ये आम तौर पर तकरीबन 2 लाख गुना ज़्यादा स्पीड होती है किसकी, सीडी और सीडी की निस्बत या हार्ड डिस्क की निस्बत, ये जो रैम की है। तो रैम की जो स्पीड की हम बात करें तो ये रैम की स्पीड जो है वो इंतहाई फास्ट होती है इसके अंदर। ठीक है। अब रैम की हम टाइप्स की जब बात करते हैं तो रैम की टाइप्स तकरीबन ये 3 है, डी रैम और एस रैम और इसके बाद एम रैम। जो है ये एम रैम जो है इसको मैग्नेटो जो है रेजिस्टिव रैम भी कहते हैं। ये नीचे जो है ये आपको ये नज़र भी आ रहा है। तो जो आपकी जो डी रैम है इसको हम डायनामिक रैम कहते हैं। और ये आमतौर पर जो है वो ये जितनी भी रैम्स होती हैं इनको जो है हम चार्ज करते हैं करंट के साथ। कहते हैं चिप मस्ट बी जो है एनर्जाइज कॉन्स्टेंटली और दे लॉस देयर कंटेंट। या तो इसको मसलसल चार्ज करना पड़ेगा। अगर ये चार्ज इसको नहीं करेंगे तो जो इसमें मौजूद होगा वो सारा का सारा ज़ाया हो जाएगा। जो एस रैम होती है वो चिप आर फास्टर एंड मोर रिलायबल देन एनी वेरिएशन ऑफ द डी रैम। दीज चिप्स डू नॉट हैव टू बी रीचार्ज री एनर्जाइज, इनको रिचार्ज नहीं करना पड़ता है एज ऑफन एज द डी रैम। इट इज मच मोर एक्सपेंसिव, लेकिन थोड़ी सी महंगी है। ये जो मैग्नेटिक रेजिस्टिव है रैम है, ये स्टोर डाटा यूजिंग द मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसके अंदर मैग्नेटिक चार्ज इसके अंदर मौजूद होता है। और जो है वो आमतौर फिजिक्स में आप पढ़ेंगे इसके अंदर ये मैग्नेटिक चार्ज होता है वो किस तरीके से ये कवर करता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसकी क्या डिफरेंस है। तो ये चीज़ जो है वो उसमें फिजिक्स में आपको ये चीज़ नजर आएगी। एमरैम हैज़ द ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कंज्यूम लेस पावर है एंड हैज़ फास्टर एक्सेस टाइम जो है। तो ये चीज़ें तो उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो डी रैम स्टैंड फॉर द डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। दिस टाइप ऑफ रैम इज यूज टू मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर in order to maintain the JAV data in the DRAM. It refreshes with the electronic जो है वो charge again and again. Otherwise the data जो है वो stored जो है वो क्या होगा, वो ज़ाया हो जाएगा। ठीक हो गया। तो एस रैम पे अगर आ जाए तो इसने कहा था ये जो है इसके अंदर जो है वो आर जो है मेमोरी सेल्स होते हैं मेड ऑफ द डिजिटल जो है गेट, जो कि जो एंड और नॉट गेट के साथ इसको हम बनाते हैं इसके अंदर इसको। तो ये एस रैम जो है स्टैंड फॉर द स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इट डज नॉट हैव टू रिफ्रेश विद इलेक्ट्रिक चार्ज अगेन एंड अगेन, or it is faster than the DRAM because the CPU does not have the to wait to access the data from the SRAM. SRAM जो है वो इसको वेट नहीं करना पड़ता। SRAM chip जो है वो utilize less power. However, SRAM is more expensive than the DRAM. It most जो है modern computer SRAM technology is used to build very fast memory. बड़ी vast memory को बनाने के लिए इसको हम आमतौर पर इसको यूज करते हैं। This fast memory is known as the cache memory. ये cache memory हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब इसके कुछ मॉड्यूल्स हैं। तो ये जो है मॉड्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर जो है ये आम तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो है इसकी स्पीड जो है वो डिम की डी रैम की एस रैम की स्पीड जो है डी रैम से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा होती है तकरीबन, तक देखा जाए 10 टाइम फास्टर ये एस रैम की। स्टैटिक रैम की स्पीड जो है ये इसकी निस्बत तकरीबन 10 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है। बाकी इसके कुछ मॉड्यूल्स हैं जो कि हम कहते हैं, जिसमें सिम है जिसको सिंगल मशीन यानी एक चिप के ऊपर इसको बनाया गया होगा। जो डिम है उसके ऊपर डुअल चिप यानी दोनों तरफ आपको ये डब्बे डब्बे नजर आएंगे, ये डुअल होगा। और रिम जो है तो ये आमतौर पर रैम्बस होती है, जिसमें मिक्सचर होता है ये तकरीबन इन सबका। इनको हम रैम्बस कहते हैं, RIM, यानी इसके अंदर सिम, फिर इसके अलावा इसके अंदर एक और का इजाफा करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें RIMM ये भी इसमें मौजूद होती है, रिम भी। तो ये इसको मैं आपके पास है, कल इसको दोबारा से हम इसको थोड़ा सा टच करेंगे और फिर आगे जो हम इसमें कैश मेमोरी को बारे में इसमें देखेंगे। ठीक है। तो ये जो है ये इसके अंदर बारे में जो रैम के बारे से तो वो था।
अब इसके बाद इसमें